हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का एपिसोड 25। स्टार्टिंग से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा पीएन प्रेम को कई बार अपना प्यार कन्फेस करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, पर प्रेम उसे कहती है कि उसे फुन के पास होना चाहिए, वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आगे फुन भी वहाँ आ जाती है और वो प्रेम को बहुत बुरा भला बोलती है। आगे प्रेम वहाँ से चली जाती है। अब फुन पीएन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पीएन ये सुनकर बहुत हैरान था, वो बहुत ही दुखी था। अब आगे हम देखते हैं कि फुन का पेरेंट्स फुन का वेट कर रहे थे, वो बहुत ही चिंता में थे। अब फुन घर आ जाती है, वो किसी से बात नहीं करती और डायरेक्ट अपने रूम में चली जाती है। उसके पेरेंट्स भी उसे देखकर समझ चुके थे कि फिर से फुन का दिल टूटा है, वो बहुत ही दुखी दिख रही थी। अब फुन अपने रूम में पीएन के कारण बहुत रोती है। उधर पीएन भी अपने घर पर होता है, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ बैठे थे। पीएन उनको अपनी सारी कंडीशन, अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है कि फुन अब प्रेग्नेंट है, मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि उसे फुन से शादी कर लेनी चाहिए। पीएन कहता है ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, वो शादी के लिए नहीं मानेगी, अब वो मुझसे नफरत करती है, मैंने उसको बहुत हर्ट किया है। अब पेरेंट्स कहते हैं अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो हम करेंगे, अभी तक तुमने उससे शादी की बात कही भी नहीं है और अपने आप ही अंदाजा लगा रहे हो कि वो नहीं मानेगी। याद रखो तुमने जो कुछ भी किया है उसमें उस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। अब सोच समझ कर हर काम करना। अब पीएन डिसाइड करता है कि वो फुन को शादी के लिए प्रपोज करेगा और उससे बात करेगा। अब हम प्रेम को देखते हैं, वो अपने घर के रिवर साइड पे होती है। वो अपनी मॉम की बात को याद करती है जब वो उसे कॉलेज की फर्स्ट डे छोड़ने गई थी। तब उन्होंने प्रेम को खास कहा था कि तुम एक बॉयफ्रेंड से पहले एक बेस्ट फ्रेंड बनाना। प्रेम ये याद करते हुए बहुत रोती है और कहती है मॉम आप सही थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे आपकी बात ध्यान में रखना चाहिए था। प्रेम पीएन और फुन के कारण बहुत परेशान थी। अब अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, हम आर्ट को देखते हैं। वो फ्रांस में वहाँ की खूबसूरत चीज़ों की फोटोग्राफी कर रहा होता है। अब वो कहता है मैंने एक फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैं जीत गया और विनर के तौर पर मुझे कुछ पैसे रिवॉर्ड में मिले और साथ में बहुत से लोगों ने मुझे अपनी गैलरी और फोटोग्राफी में काम करने का ऑफर किया है। इससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मोटिवेटेड भी फील कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, तुम लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब सर्दियाँ भी आने वाली है, यहाँ के मौसम का टेम्परेचर बहुत गिर सकता है और साथ में स्नो भी गिरती हुई दिखेगी, लेकिन अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं अपना काम अच्छे से करता रहूँगा, जैसे फोटोग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, क्लास अटेंड करना, जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। प्लीज अगर तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिले तो यहाँ विजिट करने जरूर आना। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है जो तुम सबको बहुत ही पसंद आएगा। आर्ट ये सब अपने फ्रेंड्स के लिए पोस्ट कार्ड में लिख रहा होता है। आर्ट फ्रेंड्स में काम तो कर रहा है लेकिन वो बहुत ही लोनली फील करता है। वो कोई सोशल मीडिया भी अब यूज नहीं करता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो वो अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड जरूर लिखता है, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स पोस्ट कार्ड बहुत लाइक करते हैं और जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें हमारी फीलिंग्स भी जुड़ जाती है और वो लेटर कार्ड बहुत ही यादगार भरी बन जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेम के हाथों में आर्ट का ही पोस्ट कार्ड है। वो उसे पढ़ रही होती है और साथ में उसने अपनी सामान की पैकिंग भी कर ली है। वो अब कहीं जा रही होती है, उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। अब हम चंपो को देखते हैं, वो अपने फादर की फार्मेसी शॉप को संभाल रही होती है। तभी उसे फोन का कॉल आता है। चंपो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम कल रात कहाँ थी, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी, कल हुआ क्या था, तुम कहाँ पर थी। अब फोन उसे कहती है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारी शॉप से एक मेडिसिन चाहिए। फोन उससे अबॉर्शन की मेडिसिन मांगती है। चंपू ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब वो फोन से मिलने उसके घर जाती है। वो उसके लिए बहुत ही वरीड थी। अब फोन उसे सब कुछ बता देती है कि ये बेबी पीएन का है और वो लगभग 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। वो किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। पीएन प्रेम सिर्फ मेरे कारण इतने दुखी हैं। मेरे पास ये आखिरी रास्ता है जिससे कोई भी हर्ट नहीं होगा और वे आगे बढ़ सकते हैं। अब चंपू से समझाती है कि ये पीएन का बेबी है, उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। तुम्हें पता है अगर तुम अबॉर्शन की सोच रही हो तो ये बहुत ही डेंजरस और रिस्की है, इससे बेबी के साथ साथ तुम्हें भी खतरा हो सकता है और तुम्हारे स्टेप से पीएन प्रेम और कोई भी खुश नहीं होगा, सबको इससे बहुत दुख होगा। अफून कहती है मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती, मैंने जो टैबलेट मांगी थी वो तुम नहीं लाई, कोई बात नहीं मैं कहीं और से ले लूंगी। वो ये कहकर वहाँ से कहीं जाने लगती है।
चंपू फोन के लिए बहुत ही चिंता में होती है। वो उसे समझाती है लेकिन फोन नहीं मानती और वो फोन को रोकने की कोशिश करती है। उधर प्रेम अपनी आंट के पास होती है। वो उन्हें अपने घर की कीज देती है और कहती है आप जितने दिन चाहे इसे रेंट पर रख सकते हैं और इस घर का ध्यान रखना, मुझे अभी कहीं जाना है अपने फ्रेंड्स के लिए। आंट कहती है तुम अचानक से सब कुछ छोड़कर क्यों जा रही हो, लेकिन प्रेम उन्हें पूरा सच नहीं बताती, बस कहती है मुझे मेरे फ्रेंड्स के लिए यहाँ से जाना होगा। आंट उसे कहती है कोई बात नहीं, लेकिन जब भी तुम वापस लौटोगी बिना हेजिटेशन के वापस जॉब पर आ सकती हो और अपना ख्याल रखना। उसकी आंट भी सोच रही होती है कि प्रेम जरूर किसी परेशानी में है, लेकिन वो समझदार भी है। वो अपनी हर मुसीबत के साथ डील करना जानती है। अब प्रेम वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत ही सैड थी। आगे हम देखते हैं कि पियन फोन के घर पर है। वो उसका वेट कर रहा है क्योंकि फोन घर पर नहीं है। वो बहुत ही परेशान दिख रहा था। वो कभी फोन को तो कभी प्रेम को याद करता है। वो अभी भी बहुत कंफ्यूज था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो फोन को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाती। अब वो उसे वॉइस मैसेज भेजता है कि फोन, मैं तुम्हारे घर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब हम देखते हैं कि फोन और चोम्पू एक क्लिनिक आए हैं। फोन अब अबॉर्शन कराने जा रही होती है। चोम्पू उसे रोकने की समझाने की पूरी कोशिश करती है कि प्लीज इस बच्चे को सजा मत दो। जो तुम करने जा रही हो इसमें तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है और ये सब इलीगल चीजें हैं। तुम्हारे इस डिसीजन से कोई भी खुश नहीं होगा। वो फोन को हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं मानती। वो कहती है अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मेरा साथ दो, ना कि मुझे रोको। असलियत में तो फोन भी ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन वो किसी को भी सफर फील करवाना नहीं चाहती। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो अब चाहती है कि पियन और प्रेम साथ हो और प्रेम चाहती है कि फोन और पियन साथ हो। दोनों अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। अब आगे चोम्पू पियन को कॉल करती है। पियन अभी भी फोन के घर पर था। चोम्पू उसे कॉल कर फोन के बारे में सब कुछ बता देती है कि फोन क्या करने जा रही है। पियन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत ही हैरान हो चुका था। वो चोम्पू से एड्रेस पूछता है। चोम्पू वहाँ का एड्रेस नहीं जानती थी। अब वो पियन को अपना लोकेशन सेंड करती है। पियन भी अब जितनी जल्दी आ सकता था वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। वो फोन और बेबी के लिए बहुत ही वरीड होता है। उधर प्रेम कैब से कहीं जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बहुत इमोशनल दिख रही थी। और उधर फोन क्लिनिक में थी। वो अब अबॉर्शन करवाने वाली होती है। वो पियन के साथ बिताए हुए सारे पल याद करती है। उसे बहुत दुख हो रहा था। सब के सब किसी न किसी चीज से दुखी थे। वहाँ चोम्पू भी बहुत रो रही होती है क्योंकि वो फोन को रोक नहीं पाई, उस बेबी को बचा नहीं पाई। अब आगे फोन उस क्लिनिक से बाहर आती है। वो चोम्पू को कहती है मैं नहीं कर पाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत बड़ी लूजर हूँ, मुझ पर गुस्सा मत करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अब चोम्पू ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि फोन ने अबॉर्शन नहीं करवाया। वो फोन से कहती है मैं क्या, कोई भी तुम पर गुस्सा नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो। पता है इस बेबी के जन्म होने पर मैं इसे बहुत खिलाऊंगी, इसके लिए शॉपिंग करूंगी, जो तुम पसंद करोगी वो इसे दिलाऊंगी। तुमने अब बहुत ही सही डिसीजन लिया है। अब फन भी बहुत खुश थी लेकिन साथ में दुखी भी। वो कहती है मैंने कल प्रेम के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अब चोम्पू और फन प्रेम के घर की तरफ जाने लगते हैं। उधर पियन उसी क्लिनिक की तरफ आ रहा था जहाँ फन और चोम्पू आए थे। अब वो वहाँ पहुँच जाता है लेकिन वहाँ फन और चोम्पू नहीं होती। पियन तो बहुत घबराया हुआ था। वो चोम्पू को कई बार कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। फन चोम्पू से पूछती है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही, किसी का जरूरी कॉल भी हो सकता है। चोम्पू तब डरी हुई थी क्योंकि फन तो पियन का नाम भी नहीं सुनना चाहती, तो वो उसे कैसे बताए कि ये पियन का ही कॉल है। अब फन समझ जाती है। वो चोम्पू से पूछती है क्या तुमने पियन को सब कुछ बता दिया। चोम्पू हेजिटेट होते हुए उसे कहती है कि मैंने पियन को तुम्हारे अबॉर्शन वाली बात बता दी थी, मुझे लगा था क्या पता पियन तुम्हें क्लिनिक जाने से रोक पाए। फन अब चोम्पू को बहुत डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। चोम्पू कहती है तुम्हें पता है पियन भी तुम्हारे लिए बहुत चिंता में है, हमें उसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, उसे बता देना चाहिए कि अब तुम और बेबी सेफ हो। लेकिन फोन नहीं मानती और चोम्पू से उसका फोन छीनने लगती है। और अब दोनों के इसी नोकझोंक में वो ट्रैफिक को देख नहीं पाते, जिससे फोन की कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उधर पियन उनके कॉल का वेट कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि फुन और चोम्पू घायल हो चुके हैं। चोम्पू को तो कम चोट आई है लेकिन फुन की हालत बहुत सीरियस है। अब वे हॉस्पिटल में होते हैं। पियन भी वहां पहुंच चुका था। चोम्पू पियन फुन के लिए बहुत चिंता में थे। उनकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी और डॉक्टर फुन को आईसीयू में एडमिट करते हैं। फुन की पूरी बॉडी ब्लड से भर चुका था, उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी। पियन चोम्पू वहाँ बहुत रो रहे होते हैं। उधर हम प्रेम को देखते हैं जो एयरपोर्ट आ चुकी है। वो अब यहाँ से कहीं जाने वाली है। तभी वो अपना फोन चेक करती है। वो देखती है कि चोम्पू ने अपने प्रोफाइल पर एक रिक्वेस्ट पोस्ट किया है।
उसने लिखा था, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, उसका बहुत सारा ब्लड बह चुका है और अब उसे ब्लड की बहुत नीड है। उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो बहुत ही रेयर लोगों के पास है। अगर आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज हमारी हेल्प करें। प्रिम ये सुनकर चौंक जाती है। वो भी अब परेशान हो चुकी थी। प्रिम का ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। वो अब एयरपोर्ट से वापस लौटकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वो किसी को बिना बताए फुन को ब्लड डोनेट कर देती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि प्रिम ने उनकी कितनी बड़ी हेल्प की है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस सीरीज के पांचों फ्रेंड प्रिम, पियन, फुन, चंपो और आर्ट का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। अब आगे हम देखते हैं कि सब इस बात से बहुत खुश हैं कि फुन को ब्लड डोनर मिल गया। आगे प्रिम फुन से मिलने जाती है। वहाँ चोम्पू उसे एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताती है। यहाँ चोम्पू को चोट कम इसलिए आई थी क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगा रखी थी, लेकिन फुन ने जल्दबाजी में सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और इसी का रिजल्ट था कि वो इतनी सीरियस कंडीशन में थी। सब के सब फुन के लिए बहुत चिंता में थे। वे सब उसके लिए प्रे करते हैं। अब प्रिम अकेले में कुछ सोच रही होती है। वो अपनी एयरलाइंस की टिकट डस्टबिन में डाल देती है। आगे वो बाकी सबके साथ बैठी होती है। वहाँ पियन उसे कहता है कि फुन मेरे कारण इस हालत में है। मैं ही इन सबका जिम्मेदार हूँ। मैं हमेशा गलत डिसीजन लेता हूँ जिससे दूसरे लोग सफर करते हैं। प्रेम उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम अब से भी सही डिसीजन लेना स्टार्ट कर सकते हो। अब वहाँ डॉक्टर आते हैं जो सबको बताते हैं कि फुन अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर तो सबको चैन की सांस आती है। अब सब बहुत खुश थे। वो फुन से मिलने जाते हैं। उसके मॉम डैड उसे जगाने की कोशिश करते हैं। अब फुन को होश आ जाता है। पियन उसे कई बार माफी मांगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, तुम मेरे कारण इस हालत में हो। दूर से ये सब प्रिम भी देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो कहीं न कहीं फुन की हालत के जिम्मेदार अपने आप को समझ रही थी। वो उसके पास नहीं जाती। वो दूर से ही कहती है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम्हें और पियन को दुखी नहीं देख सकती। अब प्रिम वहाँ से जाने लगती है। अब हम आर्ट को देखते हैं। वो लोगों की फोटोज की पेंटिंग ड्राइंग करके सेल कर रहा होता है। तभी वहाँ प्रिम भी पहुँच जाती है। आर्ट उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो बहुत खुश भी था और शौक भी। वो प्रिम से पूछता है, तुम यहाँ कब आई? तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? प्रिम उसे कहती है, मैं बस अभी अभी आई हूँ और एड्रेस का तो मुझे तुम्हारे पोस्टकार्ड से पता चला। तुम उसमें अपने हर चीज के बारे में लिखते हो, जिससे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब आर्ट उसे पूछता है, वैसे तुम यहाँ ट्रैवल करने आई हो ना? प्रिम उसे कहती है, मैं यहाँ ट्रैवल करने नहीं आई। वैसे अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। आर्ट प्रिम के आने के कारण बहुत खुश था। उसके चेहरे की स्माइल हट नहीं रही थी। अब अपना सामान पैक कर लेता है और प्रिम को अपने अपार्टमेंट लेकर जाने लगता है। अब प्रिम उसके रूम में होती है। आर्ट इसी अपार्टमेंट में रहता है जिसमें एक ही रूम है। इसके साथ आर्ट का एक और रूममेट है जो मिस क्वान का फ्रेंड है, लेकिन वो अभी कहीं गया हुआ है। आर्ट इसी रूम में अपना सारा काम, ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग सब कुछ करता है। ये सब बातें आर्ट प्रिम को बताता है। वो आगे कहता है, मुझे पता है ये बहुत छोटा है, लेकिन कल तक मैं तुम्हारे लिए रूम की बात कर लूंगा। तब तक तुम्हें इसी में एडजस्ट करना होगा। वो प्रिम से पूछता है कि तुम अब यहाँ क्या करना चाहती हो? प्रिम कहती है, मैं बस पिछली बातों को भूलना चाहती हूँ। यहाँ आर्ट को पियन, फुन और प्रिम वाली किसी भी बात का पता नहीं था। वो उनके एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं जानता और आर्ट को कोई परेशान करना भी नहीं चाहता। आगे आर्ट प्रिम को बाहर घुमाने लेकर जाता है। वे साथ में कॉफी भी पीने जाते हैं और कई जगह विजिट करते हैं। आगे आर्ट प्रिम से पूछता है, क्या तुम यहाँ किसी को बिना बताए आई हो? प्रिम कहती है, हाँ, मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप में किसी को भी नहीं बताया, सिवाय अपने आंट को छोड़कर कि मैं यहाँ पर हूँ। अब आर्ट कहता है, मुझे लग रहा है कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में जरूर कुछ हुआ है। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा, सारे के सारे साइलेंट है। अब प्रिम कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमारे ग्रुप में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, स्टार्टिंग कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्ट कहता है, चलो ठीक है, फिर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकती हो। जब सीनियर्स हमारी हैजिंग क्लास लेते थे, हमें डांटते रहते थे। प्रेम कहती है, इस हिसाब से तो मुझे सालों लग जाएंगे तुम्हें सब कुछ बताने में। अब आगे प्रेम उसे बताती है कि फुन का मिसकैरेज हो चुका है। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन अब फुन पहले से बेटर है। आर्ट पूछता है, वैसे उस बेबी का फादर कौन था? शायद ओंग, फुन का बॉयफ्रेंड। प्रेम कहती है, नहीं, वो बेबी पियन का था। अब वो उसे सारी घटना डिटेल में बताती है। ये सब बताते बताते प्रेम बहुत इमोशनल हो चुकी थी और आर्ट भी प्रेम के दर्द को समझ सकता था। उसके भी आंखों में आंसू थे। अब वो प्रेम को दूसरी जगह घुमाने लेकर जाता है ताकि प्रेम अच्छा फील करे। प्रेम उन जगहों की बहुत तारीफ करती है और कहती है, ये इतने सुंदर और शांत प्लेस हैं, तभी तुम यहाँ पेंटिंग और ड्राइंग करना पसंद करते हो। आगे वो दोनों साथ में ड्राइंग भी बनाते हैं। वे दोनों साथ में बहुत खुश थे। प्रेम के चेहरे पर इतने दिनों बाद स्माइल आई थी और वो भी आर्ट के कारण, लेकिन आर्ट अपनी फीलिंग उससे आज तक बता नहीं पाया। अब हम फुन को देखते हैं। वो अभी भी हॉस्पिटल में है। उसके पेरेंट्स पियन, चोम्पू सब उसकी केयर करने में लगे हैं। फुन वहाँ भी सोई हुई थी और पियन उसका उठने का वेट कर रहा था। वो वहाँ बहुत ही उदास था। अब हम आर्ट और प्रेम को देखते हैं।
प्रेम आर्ट से पूछती है तुम अब थाईलैंड कब जाओगे। आर्ट कहता है मैं अभी यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा अभी वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। प्रेम कहती है क्या तुम अपनी मॉम से नहीं मिलना चाहते। आर्ट कहता है डोंट वरी, मैं उनको भी पोस्टकार्ड भेजता हूँ, मुझे पता है वो मेरी बहुत चिंता करती है। आगे प्रेम कहती है वैसे तुम्हें उन्हें कॉल करके बात करना चाहिए, वो तुम्हारी आवाज भी सुनना चाहती होगी। आर्ट अब कहता है मुझे डर लगता है कहीं मैं उनसे बात करते हुए रोने ना लग जाऊं, क्योंकि मुझे भी उनकी बहुत याद आती है और मेरे रोने से वो मेरी और भी चिंता करने लगेगी। मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता। प्रेम कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम रोते भी हो, मैंने तुम्हें आज तक रोते हुए नहीं देखा। आर्ट कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रो के दिखाऊं। वैसे मैं बहुत इमोशनल टाइप का हूँ, लेकिन मैं दूसरों के सामने अपने इमोशन कंट्रोल कर लेता हूँ। अब वे दोनों विजिट करके थक चुके थे। आर्ट कहता है मैं तुम्हें कल यहाँ की कई जगह विजिट कराऊंगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अब प्रेम अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है, लेकिन प्रेम के पास वहाँ की की नहीं थी क्योंकि वो ओनर से चाबी लेना भूल गई थी। वो आर्ट के फोन से उन्हें कॉल भी करती है, लेकिन ओनर कॉल नहीं उठाती। अब प्रेम कंफ्यूज हो जाती है कि वो अब रात को कहाँ जाएगी। आर्ट उसे कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे रूम में आज सो सकती हो, सुबह तुम अपने रूम में आ जाना। उधर हम फुन को देखते हैं, वो अब जाग चुकी थी। अब पियन उसे माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मेरे कारण ही तुम इस हालत में हो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब फुन उसे चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। फुन पियन के झूठे वादे सुन सुनकर थक चुकी थी, क्योंकि पियन ने उसे बहुत हर्ट किया है, इसलिए वह पियन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और पियन को अब एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ उनको ही लाइक करता है, लेकिन उसने इतनी गलतियां की है कि कोई भी उसे माफ नहीं कर सकता, उसकी गलतियां माफी लायक नहीं है। अब पियन उस रूम से बाहर चला जाता है। वहाँ वो एक कपल को देखता है जिनके पास उनका एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। वो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फुन का मिसकैरेज हो चुका है और ये सिर्फ पियन के कारण हुआ है, नहीं तो आज उसका बेबी उसके हाथों में होता, वो इस दुनिया में होता। पियन वहाँ बहुत रोता है, वो फुन और बेबी दोनों के लिए बहुत दुखी था। फुन भी मिसकैरेज के कारण बहुत दुखी थी। वो रोते हुए कहती है सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरा बेबी भी मुझे छोड़कर चला गया। फुन बहुत ही दुखी थी, उसके पेरेंट्स भी बहुत दुखी थे। वे फुन को संभालते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अब अकेली नहीं है, वे सब उसके साथ है। आगे हम आर्ट प्रेम को देखते हैं। आर्ट प्रेम को अपने रूम पर लेकर जा रहा होता है। रास्ते में बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्ट प्रेम को कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। प्रेम कहती है हाँ मुझे ठंड लग रही है, मुझे तो लगा था मेरे इतने कपड़े ही काफी हैं यहाँ की ठंड से बचने के लिए, लेकिन सच में यहाँ बहुत ठंड है, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट कहता है तुम्हें पता है मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके रखता हूँ। अब आर्ट अपना जैकेट उतार कर प्रेम को पहना देता है, क्योंकि वो प्रेम की बहुत चिंता करता है। उसने अभी भी प्रेम वाली टी शर्ट पहनी थी जो एक बार प्रेम ने उसे गिफ्ट में दिया था। प्रेम को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि आर्ट उसकी इतनी केयर कर रहा है, वो उसे थैंक्स कहती है। आगे अब वे दोनों रूम पे पहुंच चुके थे। वहाँ प्रेम आर्ट से पूछती है कि तुमने ये टी शर्ट इतने दिनों बाद क्यों पहनी। आर्ट कहता है वैसे ये टी शर्ट मैं उसी टाइम से पहनता आ रहा हूँ जब तुमने मुझे ये दिया था, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। आगे वो उसे कहता है तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, मुझे पता है मेरा रूम थोड़ा बिखरा हुआ है, तुम्हें जो अच्छा ना लगे वो तुम हटा सकती हो। अब प्रेम आर्ट की खींची हुई फोटोज देखती है। आर्ट ने अपने पांचों फ्रेंड की हर मोमेंट की पिक्चर अपने रूम में लगा रखी थी, उसने सब कुछ संभाल कर रखा था। अब प्रेम आर्ट से पूछती है कि इन फोटोज के बीच में ये ब्लैक पिक्चर किस चीज का है। दरअसल ये पिक्चर प्रेम का ही था, जो बहुत पहले आर्ट ने मिस क्वान के स्टूडियो में बनाया था, लेकिन उसे कभी कंप्लीट नहीं किया क्योंकि वो अब प्रेम को भुलाने की सोच रहा था। लेकिन ये सब आर्ट प्रेम को नहीं बताता और झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मेरे असाइनमेंट का हिस्सा था। अब तो मैं भूल भी चुका हूँ कि ये पिक्चर किस चीज की है, लेकिन मन ही मन आर्ट बस प्रेम के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह आज भी सिर्फ प्रेम को ही लाइक करता है और उसे कभी भुला नहीं सकता। अब आगे हम देखते हैं कि आर्ट सो चुका है, लेकिन प्रेम नहीं। वो एक जासूस की तरह आर्ट के रूम को चेक कर रही होती है। वो वहाँ कई पिक्चर्स, कई पोस्ट कार्ड देखती है जो आर्ट ने अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी मॉम के लिए लिखे होते हैं। अब लास्ट में प्रेम एक दूसरा पोस्ट कार्ड देखती है जिसमें आर्ट ने लिखा था पियन के बाद तुम दूसरी इंसान हो जो मेरे साथ मेरे विलेज तक घूमने आई, मैं तुम्हारे आने से बहुत ही एक्साइटेड था,
वैसे मैंने तुम्हें विलेज में बहुत टीज किया था, मुझे उन सब के लिए माफ कर देना, पर मैं तुम्हें टीज इसलिए कर रहा था ताकि तुम बोर ना हो जाओ। मैं तुम्हें उदास देखना नहीं चाहता था। मेरे घर पर बहुत ही कम लोग विजिट करने आते हैं। मैं तुम्हारे आने से बहुत ही खुश था। मैं तुम्हें विलेज में और भी दिन घुमाना चाहता था। जब तुम मेरे साथ क्लीनिंग करते हुए मुझे टीच कर रही थी, उस समय तुम बहुत ही खुश थी और तुम्हारे कारण मैं खुश था। मैं तुम्हारी फोटोज हमेशा देखता हूँ। मुझे तुमसे ही मिलकर पता चला कि प्यार क्या चीज होती है। प्यार तो फ्रेंडशिप से भी बढ़कर होता है। मैं तुम्हारे साथ बिताए वो पलों को बहुत लकी समझता हूँ। वे पल मेरे लिए बहुत ही खास थे। आर्ट ने ये पोस्ट कार्ड बहुत पहले लिखा था, जब प्रेम आर्ट के साथ उसके विलेज घूमने आई थी, और आर्ट ने इस पोस्ट कार्ड में अपनी सारी फीलिंग्स लिख दी थी। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया इसे प्रेम को भेजने की, क्योंकि वो प्रेम को खोने से डरता है कि कहीं प्रेम उसे दोस्ती भी न तोड़ दे, उससे और भी दूर न चली जाए। वो बस प्रेम को खुश देखना चाहता है, इसीलिए उसने आज तक अपनी फीलिंग्स दबा कर रखी है। प्रेम ये पोस्ट कार्ड पढ़कर बहुत शॉक्ड हो चुकी थी। वो अब समझ चुकी थी कि आर्ट भी उसे लाइक करता है, लेकिन कभी बता नहीं पाया। वो अब बहुत कंफ्यूज और परेशान हो चुकी थी। अब वो क्या करेगी? क्या वो आर्ट से इस बारे में बात करेगी? आर्ट उससे क्या कहेगा? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।